नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों से एक डाउट जो बार बार स्टूडेंट पूछ रहे हैं वो है मैथ्स स्टूडेंट्स कि सर हम लोग जो हैं ये बायोलॉजी की जो बला हमारे सिर पर आ गई है लेब असिस्टेंट एग्ज़ाम में, इसको हम लोग कैसे ख़त्म करें। तो देखिए, ये जो समस्या है ये एक ऐसी समस्या है जिसका पूर्ण रूप से 100% देखिए सॉल्यूशन मैं आपको कह दूं कि आप ये वीडियो देख लीजिए और आप लोग बायो के स्टूडेंट्स के बराबर आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जो स्टूडेंट पिछले 5 साल से 6 साल से बायो पढ़ रहा है और आप 3 महीने में इसको बीट कर दें, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो जो भी आपको ऐसी कोई बात बताता है कि आप ये कर लीजिए तो आप उनके बराबर आ जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तरीके हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लोग बायो के स्टूडेंट्स को के बराबर आ जाएंगे। बराबर आने का मतलब कुछ मैं आपको ऐसी तरीके बताऊंगा, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपके उन स्टूडेंट्स से जो कंपटीशन है आपको थोड़ा सा वहाँ वो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि बायो के कारण वो आपसे आगे नहीं निकलेंगे, सिर्फ बायो के कारण। तो मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहली जो समस्या तो यही है कि बायो कैसे पढ़ें। हम और भी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इसमें कि सिर्फ बायो ही एक समाधान नहीं है। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स अगर आप बायो के साथ कंपटीशन कर रहे हैं तो मात्र बायोलॉजी ओनली एक समाधान नहीं, 2-3 और भी समाधान जो आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, तब जाके आप इन बायो वाले बच्चों के बराबर आएंगे। तो देखिए, बायोलॉजी के अंदर सिलेबस में 2 भाग दे रखे हैं, एक जूलॉजी का दे रखा है और एक बॉटनी का दे रखा है। आप जब भी पढ़ना शुरू करें पहले तो आप अपना जूलॉजी पढ़ें, जूलॉजी से ही शुरुआत करें, उसके बाद आप बॉटनी पढ़ें। और जूलॉजी में भी कैसे पढ़ना है वो सारा मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर सारी अपन चर्चा करेंगे। मेरा नाम है आशुतोष चारण और लेब असिस्टेंट एग्जाम में मेरी 4th रैंक थी। आशुतोष चारण नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, तो हम वहाँ पर बहुत सारे डिस्कशन भी करते रहते हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, सिलेबस को थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये अपना सिलेबस है बायोलॉजी का। इसके अंदर देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैथ्स वाले बच्चे ने पहले पढ़ रखी है, चाहे वो 10th में पढ़ी होगी, किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पढ़ी होगी, लेकिन पढ़ जरूर रखी होगी। और वो कौन सी चीज़ें हैं देखिए। एक जितने भी तंत्र होते हैं मानव के, वो हम 10वीं में तो पढ़ते ही हैं, वो कहीं न कहीं अपने एग्जाम वगैरह में अपने हैबिचुअल होते हैं, मतलब वो थोड़े बहुत अपन उनसे आप लोग उनसे फेमिलियर होते हैं। तो तंत्र वाले देखिए कितने टॉपिक्स हैं। ये 3rd वाला डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन है और एक्सक्रीशन है। ठीक है, तो ये अपने पूरी तरह से आपके एक प्रकार से सिस्टम, ह्यूमन फिजियोलॉजी इसको कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में। तो ये देखिए, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और एक्सक्रीशन हो गया, 3 टॉपिक आपके यहाँ से हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोग जो हैं एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके अंदर किस प्रकार की बातें दे रखी है। एनसीईआरटी के अंदर भी जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह और एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको जूलॉजी में नहीं मिलेगा, ये आपको प्लांट फिजियोलॉजी में मिलता है। लेकिन मोटा मोटी अगर आप एनसीईआरटी से टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको एक बार बेसिक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ लेना। एनसीईआरटी से कुछ दिक्कत आए, लैंग्वेज संबंधित दिक्कत आए, तो फिर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आरबीएससी की बुक भी अपलोड कर रखी है, वहाँ से भी आप इन तंत्र को पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली आपको पाचन तंत्र पढ़ना है, श्वसन तंत्र पढ़ना है, उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है। ओके, उसके अलावा ये जो क्रेब चक्र यहाँ दे रखा है, देखिए प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन, पाचक एंजाइम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएगी अपने किसमें, पाचन तंत्र का भाग है, मतलब इनका पाचन किस प्रकार होता है, तो वो सारी प्रोसेस हम उसमें देखेंगे। फिर गैसों का विनिमय किस प्रकार होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। तो अपन जो सांस अंदर लेते हैं वापस सांस बाहर छोड़ते हैं, फेफड़ों के पास कुछ ऐसी संरचनाएं होती है जो उससे बाहर की जो ऑक्सीजन है वो वहाँ जाके ब्लड में सप्लाई हो जाती है। तो पूरी प्रोसेस आप चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। श्वसन जो 2 प्रकार होते हैं, ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, और एक क्रेब चक्र होता है, एक ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ये क्रेब चक्र, ग्लाइकोलाइसिस आपको एनसीईआरटी में एनिमल फिजियोलॉजी में नहीं मिलेंगे, ये प्लांट फिजियोलॉजी में मिलते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन का ये सिस्टम होते हैं इसलिए। उसके अलावा ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो आपके, ये जो चीज़ें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, किडनी की संरचना भी मिल जाएगी और उसकी फिजियोलॉजी भी मिल जाएगी। उसके अलावा परिसंचरण और अंतःस्रावी तंत्र अच्छे से दे रखा है,
आप इसको एनसीईआरटी से कर लेंगे तो कोई यहाँ से समस्या आपको नहीं आने वाली। एनसीईआरटी और आरबीएसई में आप लोग एक को चूज कर लीजिए, और क्योंकि एनसीईआरटी शॉर्ट है, थोड़ी शॉर्ट है, तो वो कर ले। मैथ्स वाले बच्चों को तो वो कर लेनी चाहिए, काफ़ी उनके लिए। उनको आरबीएसई वगैरह क्योंकि थोड़ी लेंदी है आरबीएसई, उनके लिए वो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। फिर मानव तंत्रिका तंत्र पूरा दे रखा है, मस्तिष्क, आँख, कान, न्यूरॉन की संरचना, ये सारे एनसीईआरटी में आपको दे रखे हैं, ये आप वहाँ से कर लीजिए। अपनी 11th क्लास में चैप्टर नंबर 16 टू चैप्टर नंबर 12 बेसिकली यही है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसके अंदर आपका ये सारे कवर हो जाएंगे। फिर मानव का जनन तंत्र है, ये आपको 12th की एनसीईआरटी में मिलेगा, 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी में। वहाँ पर चैप्टर नंबर आई थिंक चैप्टर नंबर 3 होगा, 3 हो सकता है आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद है, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को। तो 1 to 4 के बीच में है, यानी कि उसको 1 to 4 के बीच में ही आपके ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर मिल जाएगा, आप ढूंढेंगे तो। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। फिर मानव रोग, तो मानव रोग ये भी ये ऐसी चीज़ है जो आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखते हैं, इसलिए आप सबसे पहले ये फिजियोलॉजी करें नंबर 1 पर, यानी कि चैप्टर नंबर 16 से लेकर 22 पढ़ लें। और एक आप ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये 12वीं की एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर जो 1 से 4 के बीच जो भी चैप्टर है, शायद 3 होगा, तो वो चैप्टर पढ़ लें। उसके अलावा मानव रोग में बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, कवक जनित रोग, हेलमिंथ जनित रोग, ये भी आपको बायो की 12वीं की एनसीईआरटी में मानव रोग नाम से एक चैप्टर है, मानव स्वास्थ्य नाम से, उसको आप कर लेंगे तो ये सारे आपके वहाँ से भी कवर हो जाएंगे। इसके अलावा कॉम्पिटिशन एग्जाम में अपन पढ़ते ही हैं, इन्हें बेसिकली यही पूछेंगे कि रोग के कारक पूछने की बहुत बड़ी संभावना रहती है, और या फिर लक्षण या कोई इसका कोई आपका जो इलाज है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये आप नंबर 2 पर ये कर लेंगे। नंबर 1 पर तंत्र कर लिया, आराम से हो जाएंगे। नंबर 2 पर रोग कर लेंगे। फिर है जैव विकास किस प्रकार हुआ, इंसान का विकास, थोड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ये मिल जाएगी। और ये जंतुओं का आर्थिक महत्व, ये आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में अच्छे से इसको नहीं दे रखा है इतना, तो इसके लिए आप आरबीएससी की बुक अगर देखेंगे तो वहाँ आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ है। टेलीग्राम पर मैं अपडेट दे दूंगा कौन से चैप्टर में। बाकी इसको थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, है ना, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है एनिमल्स का। और ये इवोल्यूशन वाला चैप्टर ये आपके 12th के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो ये आर्थिक महत्व थोड़ा मतलब सिंपल सी चीज़ होती है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है किसी एनिमल की स्पेशली, तो वहाँ से अगर अपन करेंगे तो ये काम अपना हो जाएगा। ये करने के बाद आप आइए थोड़ा सा थोड़ी टेक्निकल साइंस के ऊपर, जैसे मेंडल्स के लॉ आपने पढ़े हुए होंगे, प्रभाविता का नियम वगैरह जो पढ़ते हैं अपन 10वीं में, थोड़ा आपको पता रहता है। थोड़ी टर्मिनोलॉजी बेसिक कोई टर्म्स वगैरह होगी, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आरएनए, मोलिकुलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेक्स डिटर्मिनेशन किस प्रकार होता है, और मानव में किस प्रकार के आनुवंशिक जो विकार होते हैं वो सारे। तो ये भी आपको कक्षा 12 की एनसीईआरटी के अंदर अच्छे से जेनेटिक्स वाला जो पार्ट है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर मेंडल के नियम वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छे से समझाई हुई है। ये आपको 12वीं की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, वहाँ से आप करेंगे तो थोड़ा ये टेक्निकल भी है, आपको समझ में भी मैथ्स वालों को आ जाएगा। तो ये करने के बाद आपकी इस यूनिट को छोड़कर आपने जूलॉजी पूरी कंप्लीट कर ली। देखिए तंत्र सारे कर लिए, सारे तंत्र, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको करने में। आप एक एक दिन में एक एक तंत्र कर सकते हैं। 6 दिन में 6 तंत्र कर लेंगे, एक दिन में 6 दिन में 6 तंत्र हो गए जितने भी आपके सिस्टम दे रखे हैं। उसके बाद 2 दिन में आपकी डिजीज़ हो गई, 2 दिन में आपका जैव विकास और आर्थिक महत्व हो गया, तो 10 दिन की जूलॉजी आपकी हो जाएगी। 3-4 दिन आपको इसमें लग सकता है, थोड़ा सा ये टेक्निकल होता है, थोड़ा सा ये करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, जैसे ही ये कर लें आप, इसके बाद इसको एक बार छोड़ दें आप। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और डिफ़िकल्ट भी है और टेक्निकल भी है, इसको एक बार के लिए आप छोड़ दें। करना है लेकिन बाद में करेंगे, ठीक है। ये करते ही आप तुरंत, जैसे ही आपने देखिए यहाँ आर्थिक महत्व पढ़ के आए हैं जंतुओं का, या तो उसके तुरंत बाद पादपों का आर्थिक महत्व पढ़ लें। ये आरबीएससी में दे रखा है अच्छे से, वहीं से करना है आपको। आरबीएससी में करेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन वगैरह आपके आने की संभावनाएं रहेगी। तो जंतुओं के आर्थिक महत्व करने के बाद पादपों का आर्थिक महत्व हो जाएगा। उसके बाद जेनेटिक्स उठाएं, तो जेनेटिक्स जैसे ही उठाएंगे डीएनए, आरएनए सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी, और यहाँ से आपको सीधा शिफ्ट करना है बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि उसमें भी वो डीएनए और आरएनए रिलेटेड चीज़ें होती है। तो थोड़ा ये कनेक्टेड है, ये और ये चैप्टर थोड़ा सा
कनेक्टेड है। तो ये चैप्टर और चैप्टर साथ पढ़े, पहले ये पढ़े उसके बाद ये पढ़े, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको RBSC में भी समझा रखी है और NCERT में भी समझा रखी है। BT कॉटन वगैरह ये सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, तो ये यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इस सेल बायोलॉजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, इसको भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये भी आप आसानी से कर लेंगे, NCERT से कर सकते हैं इसको। मतलब ये आर्थिक महत्व वाला टॉपिक है, इसको आप RBSC से कर लेना। बाकी कोई टॉपिक समझ में नहीं आए उसके लिए RBSC खोलना, मैथ्स वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ मैं, बाकी बच्चे तो अपने हिसाब से देख सकते हैं, मैथ्स वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि आप आर्थिक महत्व को सिर्फ अपने RBSC से पढ़ना है, बाकी आप NCERT पढ़ लें, क्योंकि NCERT के बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाते हैं, तो वहाँ से आपको समझने में थोड़ी और आसानी मिल जाएगी, ठीक है। ये आपने कर लिया, देखिए ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, उसके बाद ये इकोलॉजी है, काफ़ी एक सोशल साइंस जैसा सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बेसिकली ये 12th की बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर हैं, वो पढ़ लेंगे तो आपका सारा काम इसमें कवर है। NCERT बायो लास्ट के 4 चैप्टर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब जो चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी कठिन होना शुरू हो जाएगी। अब देखिए ये जो है ना पूरी प्लांट फिजियोलॉजी है, ठीक है। अब प्लांट फिजियोलॉजी में परासरण इतना टफ नहीं है, जल अवशोषण भी इतना टफ नहीं है, रसारोहण भी ठीक है, वाष्पोत्सर्जन भी सामान्य, लेकिन ये जो टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, ये दोनों थोड़े से जटिल टॉपिक है। जो हमने वहाँ पर पढ़े थे ना क्रेब्स चक्र वगैरह, ये श्वसन में ही आते हैं, तो ये थोड़े से टफ टॉपिक्स हैं। आप थोड़ा सा एक बार पढ़ना जरूर, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो आप ये 4 टॉपिक कर लेना, ये 4 टॉपिक हो जाएं। उसके बाद प्लांट वृद्धि, इसमें कुछ हार्मोन्स दे रखे होते हैं, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन करके, तो उनके याद रख लेना कि भाई हर इस जिस प्रकार ह्यूमन अपने एनिमल्स में हार्मोन होते हैं, वैसे ही ये कुछ प्लांट में भी हार्मोन होते हैं, ठीक है, वो वृद्धि को निर्धारित करते हैं। वैसे तो स्पेशली मेंशन नहीं कर रखा है, वो PGR कहते हैं उनको, पादप वृद्धि नियामक, लेकिन क्योंकि वृद्धि दे रखी है तो वो नियामक पूछ सकता है, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और गतियाँ जो है ये NCERT में तो नहीं दे रखी है, आपको थोड़ी सी RBSC सर्च करनी पड़ेगी, वहाँ मिलेगी। लेकिन परासरण, जलावशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन ये कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण और शोषण एक बार देखना, कहीं से भी NCERT की कोई नीट की कोई क्लास लगा के यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करके नीट, और उसका थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, हो जाए तो ठीक है। उसके बाद जो है ये एनाटॉमी है, एनाटॉमी में थोड़े से टिश्यू वगैरह आते हैं, ये भी अपने NCERT में दे रखे हैं, सारे अच्छे समझा रखे हैं, तो देख लोगे एक बार तो मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा। सेकेंडरी ग्रोथ थोड़ा सा जटिल पड़ता है, कठिन पड़ता है, इसके लिए आप नीट की क्लास वगैरह यूट्यूब वगैरह देखेंगे तो थोड़ा सा देखिए मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी ज़्यादा, अपन छोड़ के तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर बेसिक आइडिया रहेगा तो बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। टफ क्वेश्चन तो आ गया तो हो सकता है बायो वालों को भी नहीं आए, लेकिन बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं। तो ये टिश्यू और ये टिश्यू सिस्टम तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर आप 2-3 बार थोड़ा सा देखेंगे ना तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद ये रूट, स्टेम, लीफ की स्ट्रक्चर, इसका मॉडिफिकेशन, फ्लोवर, सीड, ये भी मॉर्फोलॉजी है और ये ज़्यादा टफ नहीं है, इसको आप लोग मैथ्स वाले लोग बच्चे आराम से कर लेंगे। चैप्टर नंबर 5 पढ़ लीजिएगा 11th की बायोलॉजी का, यहाँ से आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा, और ये इससे क्वेश्चन भी आपके वहीं से लगभग बैठ जाते हैं, और वही के टफ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको आप पढ़ लेंगे अगर तो एक बार आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका शैवाल है, कवक है, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इनके सामान्य लक्षण पढ़ने हैं, सिर्फ इनके कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। तो ये अपने को NCERT में चैप्टर नंबर 3 11th की वहाँ से करेंगे तो थोड़ा सा आपको इसमें से मेन जो चीज़ें हैं वो सारे मिल जाएंगे, इनके सामान्य लक्षण ही पढ़ने हैं, तो डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार मैंने आपको बता दिया कि ये आप कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी मदद मिल जाए। 2-3 काम आप और कर सकते हैं, देखिए एक तो मैंने आपको जिस क्रम बताया उससे पढ़ लीजिए, जूलॉजी को पहले कर लीजिए, और जूलॉजी में भी तंत्र पहले कर लें, फिर रोग कर लें, उसके अलावा आर्थिक महत्व पढ़ लें। आर्थिक महत्व जब पढ़ें तो दोनों ही साथ साथ पढ़ें, बॉटनी के भी पढ़ें और जूलॉजी के भी पढ़ें।
ठीक है। उसके बाद जो आपकी जेनेटिक्स है वो कर लें। जेनेटिक्स करते ही उधर बॉटनी में बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ लें। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लेंगे, ये दोनों इंटरलिंक्ड है, तो आपका काम यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये करते ही आप 50% बायोलॉजी लगभग कवर कर चुके होंगे। एक सेल बायोलॉजी भी इसके साथ साथ सेल बायोलॉजी पढ़ लें, और एक इसके बाद इकोलॉजी ये कर लें। ये जब आप कवर कर लेंगे ना, तो ये सारे मिला के आपका लगभग 60 to 70% बायोलॉजी कवर हो जाएगी यहाँ से। बाकी बची 30%, वहाँ भी कुछ टॉपिक्स इजी हैं, सारे टफ नहीं है। तो वो आप थोड़ा सा एक एक टॉपिक देखते जाएं और करते जाएं तो हो जाएगा, वो ज़रा टफ नहीं है। कुछ टॉपिक जैसे फोटोसिंथेसिस है, ये थोड़ा टफ पड़ता है, रेस्पिरेशन है, क्योंकि वहाँ वो साइकिल्स वगैरह समझने पड़ते हैं। तो ये आप नीट ये लिख के नीट लिखेंगे तो थोड़ा वो क्लास वगैरह समझा देंगे, ये आप कर सकते हैं। बायोलॉजी में ये आप कर लीजिए, कुछ नहीं करके जा रहे हैं तो एटलीस्ट तंत्र, रोग, आर्थिक महत्व दोनों का, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी, इतना कर लीजिए तो आप बिल्कुल जीरो से बेहतर स्थिति में आएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो कुछ काम आपको और करने। देखिए, एक बात ये होती है, जनरली एक्सेप्शन तो सभी का होता है, लेकिन जनरली अपन ये कहते हैं कि जो बायो के बच्चे होते हैं उनकी फिजिक्स थोड़ी सी कमज़ोर होती है। तो आपको जो है अपनी फिजिक्स को थोड़ी सी अच्छी करनी है, ताकि जो आपको जो बायो में जो नुकसान होगा ना, वो यहाँ पे आप इक्वल कर लें उसको। तो फिजिक्स प्लस फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि आपकी जो नॉर्मल केमिस्ट्री है वो तो बच्चा कर लेगा आपका अच्छे से, लेकिन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री जो है, इसमें जो बायो के बच्चा जो थोड़ा डाउन जाता है, वहाँ आपको इसमें बराबर करके थोड़ा सा एडवांसमेंट ले लेना है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अपनी दो स्ट्रेंथ बायो को अच्छी करने के बाद फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत अच्छी रखें, ताकि आपका छोटा मोटा जो नुकसान बायो में होगा उसको आप यहाँ पे कवर कर लें। ठीक है, तो ये मैंने एक बेसिक सी बातें बताई जो मैथ्स वाले बच्चों के लिए थी, जो आपके लिए शायद काम की होगी। अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है तो अपने और भी स्टूडेंट्स को ये शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।